तो आज हम शुरू करते हैं एप्टीट्यूड को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि 2021 तक आपका एप्टीट्यूड में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहे और क्वेश्चंस आप कर पाए। तो अब हम सबसे पहले तो शुरू करने वाले हैं इसमें प्रोग्रेशंस। एपी, जीपी, एचपी ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम अभी शुरू करते हैं इस चीज को भी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर एक nth टर्म की है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है उसका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और या फिर अगर हमें सम दे रखा है लास्ट टर्म और उससे पहले लास्ट टर्म जो भी सेकंड लास्ट टर्म है उसका सम दे रखा है, तो भी हम उसे बोल सकते हैं कि an इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ये जनरल फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी का जो एपी में क्या है, हम एक तरह से एक पर्टिकुलर नंबर से आगे बढ़ाते हैं, जैसे 2 है तो 4, अगर ये 6 हो गया 6 और 8। लेकिन एक चीज देखिए, अगर मैं ये देखूं कि 2 की उसमें चलता हूँ कि 2 की टेबल से मैं इसे वो करना चाहूँ तो ये एक तरह से एपी 2 का इसमें चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं करूँ 2 4 6 8 2 4 8 16 फिर 32, तो ये देखिए यहाँ पे ये जीपी का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो 2 4 और 8 16 32 एक तरह की जीपी है, जिसमें अभी जीपी में यहाँ पे देखना, जिसमें हमें एक तरह से r जो है वो बढ़ रहा है 2 से, मतलब जो पहली टर्म है वो बढ़ रही है 2 से, ठीक है। अब देख 2 के मल्टीपल से 3 नंबर्स इन एपी, अगर हमें उसे डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, a माइनस टी, a और a प्लस टी, ठीक है। अगर 4 नंबर्स, अगर उसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि 4 कंटिन्यूअस नंबर इन एन एपी, तो हम ये नहीं करना कि a 2ap ऐसे कुछ नहीं, ये इसकी जनरल फॉर्म है, d इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। a माइनस टी, a प्लस टी। 4 नंबर इन एपी को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, a माइनस टी, a प्लस टी और a प्लस 3d और a माइनस 3d, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, इफ एन एपी, ये 2-3 चीजें हैं जो कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए होती है। इफ एन एपी सम ऑफ n टर्म इज m, किसी भी n टर्म्स का सम जो है वो m है, ठीक है। देन सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस m प्लस n, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एसएससी और सीजीएल, इन तो ये भरे हुए हैं ये क्वेश्चंस कि उसमें थ्योरेटिकल आपको देंगे, कोई सीरीज वीरीज नहीं देंगे उसमें, ठीक है। उसमें दे देंगे सम ऑफ 15 टर्म इज 35, ठीक है। देन सम ऑफ 15 प्लस 35 टर्म इज, ठीक है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, बस एक नेगेटिव साइन है और दोनों का एडिशन ही है, जो भी सम उससे पूछा है तो उसी का नेगेटिव में डिनोट कर दोगे तो वही उसका सम। इफ एन एपी nth टर्म इज n, nth टर्म उसकी n है तो nth टर्म इज m, देन अब ये 3 चीजें इसके बारे में पता चलेगी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी m प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस उसमें -1 का हो रहा है, ठीक है। m प्लस nth टर्म ऑफ एपी, इस केस में m प्लस nth टर्म ऑफ एपी 0 हो गया। तो ये देखिए ये 2 चीजें हैं, जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, sn स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अच्छा सम ऑफ क्यूब, देखिए सम ऑफ क्यूब को याद करने के लिए कुछ नहीं, आपको पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम को ही उसमें स्क्वायर कर देना है, यानी कि sn क्यूब जो है वो sn जो पहले वाला फर्स्ट वाला था, फर्स्ट नेचुरल नंबर का, उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब जीपी पे आते हैं। जीपी मैंने बताया था कि r से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे 2 की मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे a2 मान लेता हूँ और 2 से उसको बढ़ा रहा हूँ तो 2 4 8 16 ऐसे चलता रहेगा, या फिर नहीं, यहाँ तो 1 मानना पड़ेगा ना मुझे, तो 2 से बढ़ा रहा हूँ तो यानी कि 1 मानूं तो क्या होगा 1
2 1 2, अच्छा 1 तो ये है, 2 2, ये होगा 4, ये होगा 8, ये होगा 16 जो आ गया, और ये चलता रहेगा। अच्छा nth टर्म क्या होगी उसकी, ARn-1, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म क्या होगी, a इंटू Rn-1 अपॉन में R-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं, अच्छा इसमें क्या है, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो, लेकिन अब r लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। तो एक बार सोचने की बात है, अगर बड़ा है छोटा है दोनों में, अगर a की फॉर्मूला निकाल दूं मैं, a की फॉर्मूला, क्योंकि माइनस ही तो है या माइनस ही तो, अगर मैं माइनस के ऊपर नीचे मतलब बाहर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों का फॉर्मूला एक तरह से एक ही है, तो लिखिए दो तरीके से, डिनोट दो तरीके से कर देते हैं, ठीक है, समझ गए होगे आप, ठीक है। नहीं तो आप ये याद रखिए, जनरल है तो a इंटू Rn-1 अपॉन में R-1, ठीक है। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको इसका, ठीक है। तो जो बड़ा है तो वो R-1, छोटा है तो 1 माइनस आर, ठीक है। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सीरीज में अगर दिया जाए और r बहुत ही बड़ा है, r मतलब 1 से बड़ा है, तो उसे इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, जब r जो है वो छोटा है 1 से, तो इनफाइनाइट टर्म ये मत बोल देना कि सीधे इनफाइनाइट होगी, वहां पे a अपॉन में 1 माइनस आर होगा। 3 टर्म्स, अच्छा जैसे हमने उसमें 3 टर्म्स बताई थी तो इसमें भी 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स क्या है, a बाय आर, a और ए आर, वहाँ क्या था a माइनस टी यहाँ था और a प्लस टी यहाँ था। इसमें भी देखिए a की उससे बढ़ रहा है, मतलब घट रहा बढ़ रहा, जो भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला केस चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 टर्म, देखिए वहाँ पे a माइनस 3d था, यहाँ पे देखिए a अपॉन में आर क्यूब और यहाँ पे ए आर क्यूब, तो ये भी चीज आपको समझ है, बीच वाली टर्म नहीं होती, ए सिंपल नहीं होता इसमें, ठीक है। अब देखिए ये अगर समेशन ये मैंने लिखा हुआ है, अगर इस सिग्नल और इनमें भी आपको फायदा देता है, क्योंकि जैसे ही हम डिस्क्रीट केस में जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रॉपर्टीज इसकी। तो समेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ए एन निकालते हैं हम, तो वो क्या होता है 1 अपॉन में 1 माइनस ए, ठीक है, 1 अपॉन में 1 माइनस ए, ठीक है, ये हो गया समझ। अब गैप मेथड ऑफ रेशियो में एक गैप मेथड होता है, जैसे कि मैं इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। एज, राम इज टू श्याम की एज जो है 2:1 है। आफ्टर 5 ईयर राम और श्याम की जो एज है वो 3:1 है। तो इसने पूछा है कि देयर प्रेजेंट एज पूछिए उनको, ठीक है भाई। अब देखिए 2/1, ठीक है, जिसमें गैप मेथड में ऐसे लिखते 2/1 और 3/2। अब यहाँ से देखिए 2 और 3, पहले तो ये देखिए इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 1 का, मतलब सेम गैप होना चाहिए, यहाँ और वो वहाँ सेम। तो देखिए 2 और 1 में गैप है 1 का, 3 और 2 में गैप है 1 का, चलो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अब मुझे देखना है कि जो ये चीज हो रही है 1 से ये भी इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो अब मुझे ये जो है आपका, इसको मेरे को कितने उसमें बढ़ाना होगा, सोच के देखिए कि जब ये मेरे बीच में गैप 1 था, ठीक है, प्रेजेंट एज, और उसमें मैं एक मल्टीप्लाई करता हूँ कि 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5 15 होगा, और 1 इंटू 5 होगा, और 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। क्यों 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए उन्होंने पूछा है आफ्टर 5, उसने बताया था कि आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर 3:2 का आ रहा है, तो यानी कि ये तो एक तरह से वो हुआ, तो 5 ईयर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हर चीज में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनके बीच में जो गैप चाहिए वो 5 का चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे भी गैप आ रहा है 1 का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गैप 5 को निकालने के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, ये सारी चीजें 5 करोगे तो देखिए इसके बीच में भी गैप 5 आ गया, इसमें बीच में गैप 5 आ गया, यहाँ भी देख लीजिए ये भी गैप 5 आ गया, डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो आफ्टर 5 ईयर, तो एजेस का डिफरेंस पता चल गया हमें कि ये तो 15 ईयर्स का होगा, ये जो है 10 ईयर्स का, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स में। अच्छा अब जैसे दूसरा टाइप देखते हैं हम, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला टाइप। A:B जो है 3:7 है, और A:B जो है एक्सपेंडिचर वो है 2:9,
ओके सर, इफ केस आर एस 65,000 ईच, सॉरी इफ सेव आर एस 6,500 ईच, उसमें हम सेव कर देते हैं अगर 6,500, तो इनकम ऑफ ए पूछिए। गैप मेथड लगाओ, 3/7 ठीक है, 2/9 ठीक है। अब यहाँ देखिए आप मुझे, यहाँ तो गैप है 4 का, तो यहाँ गैप है कितने का, 7 का। चलो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कर दिया। तो इससे क्या हुआ मेरे पास, 3 इंटू 7 क्या हुआ, और ये क्या हुआ 21 हो गया, ये 49 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 36 हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम होगा 28, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये देखिए यहाँ से इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस जो है वो 13 है, ठीक है 13 है, लेकिन मुझे तो बताया था कि 6,500 जो है वो सेव कर रहा है, तो 6,500 तो 13 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6,500 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया अभी, तो ये तो आपको वहाँ पे देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेव, ठीक है। तो अब 13 जो आ रहा है, 13 में मुझे 500 का 13 से डिवाइड कर दीजिए ना इसको, 6,500 को 500 आ जाएगा, तो 500 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 500 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इससे क्या आ गया 21 इंटू 500, जो हमें निकालना है इनकम ऑफ ए निकालना है, तो 21 इंटू 500, तो 19,500 की इनकम है ए की। तो एक गैप मेथड देखिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर रेशो केसेस में। एक एलिगेशन मेथड भी आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऐसी चीजें आती है तो। अच्छा, टाइप 3 मैंने एक और बनाया कि मिक्सचर, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 5:2 है। ऑन एडिंग 22 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी ऑन एडिंग 22 लीटर वाटर, रेशियो जो बन जाता है मिल्क और वाटर का 7:5 बन जाता है। चलो ठीक है, यानी कि 22 लीटर का वाटर मिलाया तो ये 7:5 मिलता है। दो तरीके होंगे इसमें, एक तो आप सिंपल वो इक्वेशन बना बना के सॉल्व कर लोगे, उसमें लग जाता है टाइम, उसमें लगेगा टाइम, ठीक है। तो इसने पूछा है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर, तो 5:2 ठीक है, 7:5 बिल्कुल सही। तो देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, अब मुझे ये देखना है कि इनके बीच में जो वो है क्या बोलते हैं, बड़ा क्या है, 22 लीटर क्या बड़ा है, वाटर बड़ा है, ठीक है, वाटर बड़ा है। तो वाटर का तो मुझे वो रखना है, क्या बोलते हैं, वाटर का तो मुझे सेम रखना है, नहीं रखना, वाटर का सेम नहीं रख सकते, मुझे मिल्क का सेम रखना है, क्योंकि वाटर तो बड़ा है 22 लीटर ना, तो मिल्क का मुझे सेम रखना होगा, ठीक है बॉस, मिल्क का बिल्कुल सेम रखेंगे। तो सेम रखने के लिए क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे देखिए 5 और 7 है इधर, तो 7 से तो इस वाली इसमें पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा। तो ये जब सारी चीजें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चलेगा कि 14 25, तो ये देखिए 11 का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन 22 गिवन है, 22 गिवन है वाटर और उसमें, ठीक है। तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब 2 से तो मल्टीप्लाई मुझे पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये तो सेम ही रहेगा चाहे कुछ भी हो, ये क्या है 35 है, तो 35 को 70 हो जाएगा। तो देखिए 70 70 28 और 50, तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 22 लीटर, जो हमारा 22 लीटर गिवन था, तो ठीक है। तो अब बताइए क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी थी, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर 28 निकल के आ गई, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें अगर आप वो करना चाहें कि इक्वेशन निकाल के उसमें वाटर डाल देंगे, उसमें टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो गैप मेथड एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था एजेस वाले का डिफरेंस, एजेस वाले का डिफरेंस में कुछ नहीं था, 2:1 था, 3:2 था, 5 ईयर का एज डिफरेंस, मतलब आफ्टर 5 ईयर पूछा था। तो सबसे पहले तो गैप देखिए, गैप दोनों का सेम था, 5 इंटू 5 किया, क्यों किया 5, देखिए यहाँ से मुझे 5 ईयर का गैप चाहिए था, ठीक है, मतलब आफ्टर 5 ईयर चाहिए था, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सारी जगह 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मुझे पता चलेगा। दूसरा था इनकम, A:B वाला, जो 3:7 था और एक्सपेंडिचर था 2:9, तो मुझे पता चल गया कि 3/7 और 2/9। अब मुझे सेव पता है कि सेव क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मुझे सेव पता होता है।
अब देखिए आप पहले तो गैप देखिए, गैप कितना है 4 और ये है 7। अच्छा तो मुझे गैप तो सेम बनाना पड़ेगा ना पहले। तो गैप देखिए, गैप मैंने ये 7 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए गैप आ गया 28 का 28 का। जैसे ही 28 का गैप आया, अब चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो 13 आ गया, लेकिन मुझे तो डिफरेंस लाइए 6500। तो मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 500 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया, मुझे इनकम पता चल गई एक ही। इस वाले में क्या था, 22 लीटर हमें बस वाटर बढ़ रहा था, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। यानी मिल्क की क्वांटिटी अगर मैं इसमें देखूँ 5:2 7:5, मुझे मिल्क की क्वांटिटी सेम रखनी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों में क्या एक ऐसा वो है जो सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 से यहाँ कर दूं, 5 से यहाँ कर दूं, तो बात बन जाती है मेरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब ये 3 है और ये 2 है तो यहाँ 2 से और ये 3 से, नहीं, ये पर्टिकुलर चेंज हो रहे हैं, पर्टिकुलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में हमने सिर्फ मिल्क बढ़ाया है, वाटर वो सेम रखा है, तो इसलिए वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो हमने 7 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, हो गया। अभी 35 अपॉन में 14 आ गया, 35 अपॉन में 25 आ गया। तो इससे हमने ये आगे सॉल्व कर दिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई ऐसे दे रखा है आपको A:B = 2:3, B:C दे रखा है 4:5, C:D दे रखा है 6:7, तो इसने पूछा A:B:C:D, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब जो जनरल एक नोटेशन है उससे करोगे तो बहुत जल्दी होगा। अब मैं एक तरह से ये लिख लेता हूँ ऐसे A:B:C और C:D। अब मैंने इसमें क्या एक वो बना रखा है, ये देखिए ये कैसे जा रहा है A:B:C, तो A B और C, यानी कि मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, इसे ऐसे लिखूंगा, तो A B C पहला जो बन गया ये होगा। अब B के लिए क्या करूंगा मैं, देखिए यहाँ से B B, ठीक है, C B B C, तो B B C बन गया, ठीक है। C के लिए क्या करूंगा, B C C, ठीक है, B C C बन गया, ठीक है। D के लिए क्या करूंगा, D के लिए बिल्कुल सेम B C D रहेगा। तो ये जो रेशियो बन के आएगा इनका मल्टीपल, मतलब A B C का जो भी मल्टीपल है, ये तो सब आपको गिवन भी है, ठीक है। हाँ, तो इससे आप निकाल दोगे। अब देखिए A:B अगर दे रखा है 2:3, B:C दे रखा है 3:4, है, फाइंड करने को बोला है A:B:C, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें भी एक, ये तो 4 टर्म के लिए था, ये 3 टर्म के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने ऐसे लिख दूंगा ऐसे ए बी और BC, तो AB जो लास्ट की 2 होती है ना, वो तो सिंपल उसका मल्टीपल हो जाता है, ऐसे ऐसे BCD ऐसे, तो AB, तो ये होगा BC हो गया, कोई नहीं। और B वाले में BB रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है, सेम सा है ना, AB और BC, तो BB, तो BB रहेगा, ठीक है, तो ये भी होगा। या फिर हम ऐसे बोल दो, इन्हें ऐसे लिख दो 2:3 3:4, बात वही है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए 2 × 3 6, ठीक है, 3 × 3 9 और 3 × 4 12, तो 2:3:4 का एक रेशियो बन गया। तो इस चीज को याद रखना जरूरी है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। और आपके जैसे कि नेट हो गया, ठीक है, ये जो, या फिर हो गया SSC CGL हो गया, या FCAT हो गया, इन सब में ये क्वेश्चंस तो आते ही है, ये तो जनरल क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए ये है A/2:B/3:2/5, देन A:2B:C क्या हो, ठीक है। अब ये भी चीज है, तो हम उस टाइम में क्या कर लेते हैं, उसे x को मान लो, उसे कंसीडर कर लो x, तो हमारे पे रेशियो क्या आ गया 2x 3x और 5x, तो सिंपल उससे पता चल गया कि 2:3:5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 2:x और ये इसको बोलते हैं 4, जिसमें डॉट लगे हुए हैं, ठीक है, और 3:4। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें इक्वेशंस बना देनी है, जो लास्ट की 2 टर्म है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू कर दो 3x से, यानी कि 8 = 3x। अब मैंने बोला कि 4th प्रोपोर्शनल ऑफ 5 8 15, यानी कि 5 8 15 तो है उसका, बट एक लास्ट वाला प्रोपोर्शनल बताओ, तो इसे भी ऐसी टर्म में लिखूंगा मैं 5:8 और 15:x। तो क्या कैसे कर लेंगे कि 5x = 15 × 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 4th प्रोपोर्शनल ऐसे निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं 1 2 4 7 3 4 6 9 और फिर दे दिया x
मतलब जो 4 प्रोपोर्शन है उन्होंने नहीं दिखाया और लिख दिया 2 3 5 8। तो इसमें ये थोड़ा सा वैसे कंफ्यूजिंग सा लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब ये देखिए यहाँ का कितना गैप है एक तरह से, अब ये आपको देखना है वहाँ पे, यही तो एप्टीट्यूड है। तो 1 से 3 2, ये 2 से 2 मतलब कि 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इधर भी 2 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ तो माइनस होगा ना, मतलब इस वाली टर्म में, यानी कि ये क्या होगा, ये -2 होकर 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये 583:488, ठीक है, और 293:x। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंस देखना है। अब देखिए डिफरेंस ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा कि ये एक एक बढ़ रहा है या ये एक बढ़ रहा है, इसमें देखिए कुछ अलग चीज होने वाली होगी। इसमें देखिए इन सब का एडिशन जो है वो 14 हुआ और इसका है 18, तो यानी कि ये जो है 4 का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब अब ये देखिए यहाँ पे 11 और 14 हुआ, तो ये और ये वाला क्या है x, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन से फायदा पता चलेगा मुझे कि यहाँ पे अगले में मैं क्या डाल सकता हूँ। 14 इसका भी है और इसका भी है और ये 18 है, तो उसका मतलब कि ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिनका सम जो है वो 18 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आपकी बात करते हैं हम, अब करते हैं स्पीड, टाइम, एवरेज स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अच्छा एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एग्जांपल ए इज टू बी, ए से जो बी जा रहा है वो 60 मतलब ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और जो बी से ए जा रहा है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि सम, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि सम। लेकिन अभी मैं रिलेटिव स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब एलसीएम ले लीजिए जिस चीज का, किस चीज का, इसका, तो 180 मेरा एलसीएम आया, ठीक है। तो यानी कि इसका मुझे पता चल गया कि 180 किलोमीटर ये इधर है और 180 किलोमीटर इधर है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन यहाँ लिखा है मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और फिर अपॉन में टाइम। तो देखिए ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, यानी कि वो वापस उसमें जा रहा है, तो वर्क डन एक तरह से तो जीरो ही है ना। ये मैं फिजिक्स की रिलेटेड, लेकिन इससे भी देखिए आप एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पहले 180 डिग्री 180 जा रहा है, फिर 180 आ रहा है, तो यानी कि क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 360। अब जो है टाइम, टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या, पहले पहले तो 180 किलोमीटर और जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना होगा 3, ठीक है। और ये भी 180 पर 90 करके करोगे 2, तो 180 प्लस 180 अपॉन में 5, तो 72 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड आ रही है। ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड, स्पीड और एवरेज स्पीड में मत उलझ जाना, क्योंकि अगर एवरेज स्पीड पूछी है तो आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन अगर रिलेटिव स्पीड पूछी है, अगर रिलेटिव स्पीड पूछी है तो वो एवरेज स्पीड से थोड़ा वो है। इसमें क्या है, मुझे स्पीड दे दी होगी, स्पीड दे दी होगी, ठीक है। इसमें भी तो मैंने एक तरह से क्या किया है, इसमें सॉरी, इसमें जो है x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और अपोजिट साइड में जा रहा है, जैसे ही अपोजिट साइड में तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, और सेम पे जा रहा है तो उन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो मॉड लगा रखा है मैंने, देखिएगा, तो अगर ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में भी आएगा, तो वो मॉड लगा के वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पुलिस भाग रही है 25 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर आगे है चोर जो कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो कितने टाइम बाद में वो पुलिस उसको पकड़ लेगी। यानी कि देखिए अब इसमें क्या किया, टाइम निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो देखिए, अब डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर थी इनके बीच में। अब सारा खेल है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड देखिए दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में मतलब कि माइनस हो जाएगा, तो 5 40/5 8 आवर में वो पकड़ लेगा, ठीक है। ट्रेन प्रॉब्लम, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो देखिए हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, रिलेटिव स्पीड पढ़ा, अब हम ट्रेन प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। ट्रेन प्रॉब्लम में क्या कहते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि एक सिंपल पोल है और एक ट्रेन है,
ट्रेन जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 200 मीटर की इसकी वो है, तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो अब एक तरह से 200 मीटर ही है ना, पोल की तो कोई वो डिस्टेंस मैं गिनूंगा नहीं ट्रेन के सामने, तो 200 अपॉन में 20, तो ये हो गए 10 सेकेंड। अब देखिए केस 2, अब मेरे को प्लेटफॉर्म से रिलेटेड देखना है। 200 मीटर का जो है ये तो ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म 300 मीटर का है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस में उसकी पोल की तरह नहीं मानूंगा 0, अब यहाँ पे इसे भी जोड़ना पड़ेगा मुझे। टाइम देखिए कितना होगा, ये इन दोनों को जोड़ा 500 अपॉन में 20, ठीक है, तो 25। केस 3, अब एक आदमी है, ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब इसकी जो एरिया या डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो वो बिल्कुल मैं नेग्लेजिबल होना पोल की तरह मानता हूँ। तो देखिए कितनी देर में कवर होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस सिर्फ इसी की गिनी जाएगी 200 मीटर, तो और इन दोनों को प्लस कर दोगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो 200/25 हो गया, ठीक है बॉस। अब फोर्थ केस चलते हैं। फोर्थ केस में 2 ट्रेन है। हाँ, अब आती है चीज, 2 ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करो, 200 + 100, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि प्लस होगा तो 300/30 हो गया। केस 5, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो तो मैं इसे वो तो कवर करूंगा, मतलब 200 + 100 तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 20 - 10 क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब जैसे ये देखिए, एक आदमी जो है, ये आदमी और ये ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन क्या इसकी तो मैं वो डिस्टेंस एक तरह से मानूंगा नहीं, नल मानूंगा, लेकिन इसकी तो 200 मीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, 200 अपॉन में सेम डायरेक्शन है तो 20 - 5 यानी कि हो गया। हाउ मच टाइम फास्टर ट्रेन विल क्रॉस द पर्सन और स्लोअर ट्रेन, यानी कि एक पर्सन है जो स्लोअर ट्रेन पे बैठा हुआ है, तो इसका तो मुझे ये बताइए कि पर्सन के हिसाब से है अभी, ठीक है, तो पर्सन के हिसाब से है तो मैं उसको नहीं मानूंगा अब इस केस में। उन केसेस में मेरे को इसकी भी स्पीड मतलब उसकी भी डिस्टेंस लेनी पड़ती, अब मैं यहाँ पे पर्सन के हिसाब से नहीं लूंगा। तो देखिए टाइम क्या होगा, 200 अपॉन में 20 + 10, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब यहाँ है पर्सन, ठीक है, तो अब इसमें क्या होना चाहिए, पर्सन वाली को तो नेग्लेजिबल कर दो, तो ये 100 मीटर, अब एक तरह से ये आदमी की स्पीड 200 मीटर होगा। अब ये कहाँ है इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि ये यहाँ पे खड़ा है तो इसे भी गिनोगे, ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसे यहाँ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आदमी की स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वो डिस्टेंस देखेंगे 100 मीटर अपॉन में 20 - 10, ओके। और एक छुपी हुई चीज है ये कि भैया एक ट्रेन दोनों एक तरफ आ रही है, ठीक है, एक ही उसमें पॉइंट की तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, अगर जो है वो पॉइंट पी से, मतलब ये वाली ट्रेन जो पॉइंट पी से है वो वाई तक 4 आवर में पहुंच जाती है, और पॉइंट पी से ये जो है वो एक्स तक 9 आवर में पहुंच जाती है। तो इफ फर्स्ट ट्रेन स्पीड इज 80 km/h, इसकी मुझे स्पीड भी देती, तो मुझे दूसरे की स्पीड बतानी है। तो एक इसका ना जनरल फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ 1 इज इक्वल टू √t, मतलब पूरा ही रूट मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ 1 बाय स्पीड ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑल √t2/t1। तो इससे मेरा आ जाएगा कि दूसरे की स्पीड क्या है। इसको बहुत ही नोट कर लीजिए, इसको ये जरूरी है। जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें ना बच्चे फंस जाते हैं, तो ये एक शॉर्टकट मेथड है इसका, जो इससे जल्दी समझ में आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये है कितनी चीज होगा, ये सिर्फ 2 मिनट से भी, 1 मिनट से भी कम लगता है, लेकिन अगर आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता ना तो आप पूरा टाइम निकाल दोगे, उसमें 10-10 मिनट लगा देते हैं बच्चे। अगर उसकी बात करूँ मैं, गेट की ऐसी बात करूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ पे इतना इन्हें पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम, ये भी एक बहुत बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोट और स्ट्रीम का। बोट और स्ट्रीम में क्या है, स्पीड ऑफ बोट मान के चलते u km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान के चलते v km/h। अच्छा डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब, जानिए कि दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है, दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है। अब यहाँ पे ये मत बोल देना, ये रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट एक बार को भूल जाओ यहाँ के लिए। यहाँ पे जब भी दोनों एक ही स्पीड में चल रही है ना, तो वो दोनों प्लस हो जाएगी। अगर अपस्ट्रीम चल रही है, यानी कि मतलब वो बोट इधर चल रही है और स्ट्रीम इधर चल रही है, तो ये माइनस हो जाएगी, मतलब u - v। u क्या था, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, v है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और अब हमें निकालना है u, स्पीड ऑफ
बोट निकालना है तो वैसे तो हम ऐसे ही नहीं पता चल सकता है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करेंगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, 2 जो अपस्ट्रीम आ जाएगा, 2 अपस्ट्रीम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए डाउन स्ट्रीम u प्लस वी करेंगे और प्लस u माइनस वी करेंगे तो 2u आ जाएगा, अपॉन में 2 कर दोगे तो u आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे हो सकता है और v भी ऐसे निकल जाएगा ds माइनस यू पी अपॉन में 2। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट से इसे मत समझ जाना कि वहां पे अगर बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में तो आप उनकी स्पीडों को प्लस नहीं माइनस कर दोगे, ऐसा मत करना, वहाँ पे u प्लस वी ही होगा। इसलिए इस शॉर्ट नोट्स को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि हर टाइम अगर छोटी सी बहुत दिन तक नहीं पढ़ा तो ये आप भूल जाते हो, तो यहाँ गलती हो जाती है। रेसेस, सर्कुलर रेस होता है, लीनियर रेस होता है, मैं अभी सर्कुलर रेस कवर करूँगा। लीनियर रेस तो सिंपल ही है, उसमें तो आपको कुछ नहीं, एलसीएम का खेल है उसमें सारा, ठीक है। अब जैसे सर्कुलर रेस हो गई, ये 3 भाग रहे हैं, ए जो है 20 सेकंड में कवर करता है, बी जो है 15 सेकंड में और सी जो है 10 सेकंड में, टू मेक ए फुल राउंड, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ टी एस और टी एफ, पहले तो देख लेते क्या टी एस, फर्स्ट टाइम मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो मतलब कितना टाइम लगता है मीटिंग पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। फर्स्ट एवर मीटिंग टाइम मतलब कि कहाँ है जब वो पहली बार मिलते हैं, ठीक है, वो कितने टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। तो टी एस निकालने के लिए क्या है, एलसीएम करेंगे। अच्छा डी बाई ए क्या मतलब है, डी बाई ए डी बाई बी, ये क्या है, टाइम ही तो है, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दोगे तो टाइम ही तो है, ठीक है, ठीक है बॉस। अब जैसे अब ये चलते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का एलसीएम ले लेंगे हम टाइम्स का, तो टाइम्स तो हमारे पास गिवन ही है 20, 15 और 10 हमारे पास टाइम गिवन है, तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए टी एफ देखते हैं, फर्स्ट एवर मीटिंग टाइम, फर्स्ट एवर मीटिंग टाइम को कैसे निकाल सकते हैं, इसे निकालने के लिए ना टी एफ इसे डिनोट कर लो और डी अपॉन में ए प्लस माइनस बी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे तो है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, 20 सेकेंड इस तरफ भाग रहा है, 25 सेकेंड ये वाला इधर भाग रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस में x मान के चलूंगा, मुझे डिस्टेंस नहीं गिवन है तो डिस्टेंस हमेशा x मान के चलूंगा, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में मतलब जो रिलेटिव स्पीड, स्पीड का वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये 25 सेकंड में, ये 20 सेकंड में, यानी कि x/25 x प्लस x/20, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 10/9 आ जाएगा, तो टी एफ मुझे इस केस में मिल जाएगा 100/9, ठीक है। इस वाले केस में देखिए दोनों एक तरफ भाग रहे हैं, यानी कि एक तरफ भाग रहे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है तो क्या होगा, माइनस होगा, तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस को मैं x मान के चलता हूँ टाइम में, वर्क वाले में भी ये मैं बता दूंगा आपको, x इससे ही रिलेट करूंगा वहां पे, ठीक है, x अपॉन में x/20 माइनस x/25, तो 100 सेकेंड होगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ट्रैक वेयर मीटिंग अकर, अच्छा नंबर ऑफ पॉइंट भी देखेंगे कि वहां मीटिंग अकर हुई है अगर, तो भाई उसे मैं n मान के चलता हूँ और टी एस निकालूंगा, पहले टी एफ निकालूंगा और उससे मैं निकाल दूंगा कितने मीटिंग पॉइंट है। अच्छा मोर देन 2, अगर यहाँ पे मोर देन 2 यानी कि जैसे ये है मोर देन 2 है, तब क्या करोगे, तब मुझे टी एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें निकालोगे और उसके बाद करना पड़ेगा मुझे एलसीएम, मतलब जैसे ये है 3 है तो माने जैसे ये था और एक और है, मान कर चलता हूँ मैं 3 को एक की डायरेक्शन में आगे करता हूँ, तो पहले मैं रिलेटिव स्पीड 2 की रिस्पेक्ट पे निकालूंगा, फिर उसके अगले वाले यानी कि ए सी के बीच में निकाल लूंगा, सी डी के बीच में निकाल लूंगा, मतलब सी बी के नीचे निकाल लूंगा, और जो भी मेरे पे आते हैं जैसे बी और ए निकाला, ठीक है, बी ए निकाल दिया, ठीक है, सी और ए निकाला और डी और ए निकाल दिया, ठीक है। तो इससे और उसके बाद में उसका एलसीएम ले लूंगा। तो अब यहाँ से हमने क्या समझा, देखिए बोट और स्ट्रीम में समझा कि यहाँ पे मेरे को रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, यानी कि अगर सेम स्पीड मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वहां पे एडिशन होगा, सिर्फ बोट और स्ट्रीम वाले केस में। लेकिन रेसिस वाले में सिंपल फिर से रिलेटिव स्पीड आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, हर जगह रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट होगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम एंड वर्क। जनरल क्वेश्चन आते हैं, जनरल बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते होंगे लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क टाइप 1 में मैंने टाइप 4 तक कवर की है,
ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 पाइप एंड स्ट्रिंग का भी क्या है, ठीक है। अब टाइप 1 शुरू होता है। 3% कंप्लीट इन 10 डेज, 15 डे और 20 डे, ठीक है। इफ उसने बोला कि इफ वो सारे एक साथ काम करते वर्क टुगेदर तब, तो उसकी मुझे ये बताना है कब तक वो काम कर लेंगे, कितनी जल्दी कर लेंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा। 3% कंप्लीट, एक को लगता है 10 दिन लगते हैं, ए को, बी को लगते हैं 15 दिन और सी को लगते हैं 20 डेज। तो अब मुझे तीनों एक साथ काम करा रहा है और कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फंडा है इसमें याद रखिए एलसीएम का। तो एलसीएम ले लूंगा मैं कि 10, 15, 20 जो भी मेरे पे गिवन है उसका एलसीएम ले लूंगा। अब यानी कि 60 आ गया मेरे पे, टोटल वर्क एक तरह से 60 आ गया। अच्छा, ए 1 डे वर्क कितना है, ये 1 डे वर्क निकालना है मुझे। तो देखिए 60/10 करोगे तो 6 आ गया। बी का 1 डे वर्क आ जाएगा, 60/15 करोगे तो 4 आ गया। और 1 डे वर्क इसका आ गया 60/3 करोगे, मतलब 60/20 करोगे तो 3 आ गया। यानी कि इन तीनों का जो 1 डे वर्क है वो 13 है और टोटल वर्क है 60। तो 60 में 13 कर दोगे तो ये पूरा टाइम है, ये इतने दिनों में वो सारे मिलके कर देंगे कवर। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन है, इफ ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, अच्छा यानी कि वो 2 दिन काम करता है उसके बाद लेफ्ट कर देता है। बी लेफ्ट आफ्टर 1 डे बिफोर, ठीक है, 1 डे बिफोर यानी कि काम खत्म होने से एक दिन पहले बी भी लेफ्ट कर देता है देन, ठीक है। लेकिन सी जो है वो अभी तक, मतलब जो तीसरा जो बंदा है होगा वहां पे तीसरा बंदा, क्योंकि उससे उसी के साथ तो मिलकर पूरा हुआ है वो पूरा दिन, ठीक है। तो यानी कि 2 दिन का काम है उसका, मैंने ये तो निकाल ही लिया पहले केस में कि ए का 1 डे वर्क 6 होता है, 2 दिन का है तो 2 into 6। अच्छा, अब इसने बोला कि ये एक दिन पहले, यानी कि मैं उसको x डेज मान लेता हूँ, तो x - 1 into 4, क्यों 4, क्योंकि उसका 1 डे वर्क 4 होता है। अब तीसरे का सी का, वो पूरे हमेशा काम किया उसने 3 सारे दिन, तो x 3, टोटल वर्क कितना है 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 52/7 डेज। ये अगर ये इनमें से कोई आनाकानी करता है निकल जाता है तब भी हम निकाल सकते हैं कि कितने दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिए। टाइम टाइप 3, अगर मेरे को दे दिया 1200 मैन प्लस 500 वुमेन इज इक्वल टू 2 वीक, मतलब ये सारे मिलकर 2 वीक में काम कर देते हैं, ठीक है। 900 मैन प्लस 250 वुमेन ये 3 वीक में काम कर देते हैं। तो इसने मुझसे दरअसल पूछेंगे क्या, मैंने अभी यहाँ बताया नहीं, तो पूछेंगे क्या कि 300 मैन प्लस 500 वुमेन, कुछ भी बोल सकते हैं कि डैश मैन और डैश वुमेन कितने दिनों में करेंगे। ये 2 इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे कि इतने इतने कितना में करेंगे। तो सबसे पहले काम है ना हमारा इन इक्वेशनों को इक्वल बनाना है, कि अगर 2 वीक है ना तो मुझे 2 वीक को 1 वीक में बदल दो। इसे 1 वीक में बदलने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जितना भी है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2400 मैन प्लस 100 वुमेन जो है 1 वीक में करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बदल दो, 2700 मैन प्लस 750 वुमेन 1 वीक में करते हैं, यानी 2 इक्वेशन आ गई अब हमारे पास। अब इससे हम मैन और वुमेन में, मतलब इक्वल टू तो आ गए, अब मैन और वुमेन में एक वो निकाल देंगे रिलेशन। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया 1 वुमेन इज इक्वल टू 6/5 मैन। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, अब उसने जो भी दिया हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा होगा कि 3600 मैन कितने दिनों में काम, कितने दिनों में कर देते हैं, या कुछ भी 1 वीक में कंप्लीट करने के लिए कितने मैन चाहिए। तो हम इस रिलेशन को यूज करके इन इक्वेशन में ये ला सकते हैं, ठीक है। टाइप 3 के तीनों के तीनों मैंने कवर किए। अब टाइप 4 कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी में क्या है, MDH, ठीक है। MDH मैंने मसाले से याद रखता हूँ कि MDH मसाला, तो इससे ये ऐसे ही याद रहेगा आपको, छोटी छोटी चीजें है। अभी ये हंसी सी आई होगी लेकिन अभी हमेशा याद रहेगा। MDH इंटू एफिशिएंसी अपॉन में W इज इक्वल टू MDH इंटू एफिशिएंसी बाय W2। यानी कि इससे क्या है कि मेरे को मैन मिलेगा, डे मिलेगा, टाइम मिलेगा, और जितने आवर में जो टाइम होगा, और इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में निकाल देता हूँ, एक डे वर्क के 6 की वो है, ठीक है। और ये टोटल वर्क 1, ठीक है। तो इससे मैं अगर निकालना चाहूँ तो सारी चीज़ें निकाल सकती हूँ। तो ये रिलेशन ध्यान रखिए, मैंने इसका क्वेश्चन नहीं यहाँ पे किया क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। एफिशिएंसी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी के टाइम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सैलरी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। ये भी रिलेशन ध्यान में रखना। अब इसके भाई आते हैं पाइप वाले क्वेश्चंस। देखिए इसके भी मैंने 2 टाइप लिखे हुए हैं।
2 pipe fill full tank 10 hours in 10 hour 12 hour while third pipe can empty full tank in 20 hour। अच्छा इसने पूछा हाउ मच टाइम टेकन टू टैंक टू फिल। अच्छा जी एक जो है 10 आवर मतलब दो जो है वो 10 आवर में बदल देता है और 12 आवर में बदल देता है, ठीक है, और फुल टैंक जब अलग अलग में ऐसे भर देगा। तो थर्ड पाइप जो है वो अकेला 20 आवर में वो उसे हटा देता है, मतलब फुल टैंक को खाली कर देता है। तो इसने बोला हाउ मच टाइम टेकन टू टैंक टू फिल, यानी कि अब मुझे एक साथ अब इससे दोनों सारे शुरू हो गए तो अब कितना टाइम लगेगा। ये देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज को भी अगर कॉन्सेप्ट बना के चलो, मैंने ऊपर बताया था आपको, तो ये मान लीजिए डिस्टेंस मान लो इसे अपॉन में डिस्टेंस वही एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स अपॉन में एक्स, ये एक्स की वैल्यू दी हुई होगी 10 और 10 12 और 20, तो x अपॉन में मैं इसे w मान लेता हूँ, यहाँ पे x लिखा हुआ ना इसलिए w अपॉन में w अपॉन में x जो 10 आवर है प्लस w अपॉन में 12 माइनस w अपॉन में z। तो इससे मेरा w तो कट जाएगा तो टाइम आ जाएगा सिंपल इससे, ठीक है। तो ये भी जनरल एक क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। अब देखिए मैंने इसमें स्टार मार्क लगाया हुआ है, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आदमी पूछ जाता है B required 6 day more than A required। अच्छा B को चाहिए 6 day more than A required if the work together, ठीक है, अब दोनों के दोनों वर्क टुगेदर कर रहे हैं। It will take 2 days less, ठीक है, than what A takes alone, ठीक है, ओके ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले ही हो जाता है जो एक अकेला A करेगा उससे, ठीक है। अब इसने बोला कि B alone can कंप्लीट वर्क इन डैश डेज, कितने दिनों में जब बी है वो करता है। देखिए बी रिक्वायर्ड 6 डे मोर भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एक एक्स्ट्रा डेटा हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, और इट विल टेक 2 days लेस देन व्हाट ए अलोन टेक्स, ठीक है। फिर से मैं ये वाले कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इसमें, ठीक है। मान के चलता हूँ मैं ए का जो है वो 1/x है, वो ऊपर से वो कट जाएगा तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, तो 1/x है, उसकी अलोन की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। लेकिन B की जो है वो x+6 है, ठीक है, x+6 है, ठीक है। और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 2 days लेस देन व्हाट इट टेक्स अलोन, अलोन तो वो x करता था तो -2 कर दोगे, तो अब इससे मेरे पे क्या आएगा, एक x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a की वैल्यू आ गई। a की मतलब a अलोन कितने दिनों में कर देता है, फिर उसके बाद मुझे उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो b अलोन का आ जाएगा वो आंसर, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। यानी कि ये भाई बंधु है, ये भाई है तो ये बहन है, पाइप एंड स्ट्रीम जो भी है, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जल्दी करने वाला सिस्टम चाहिए तो एक बार दिमाग में डाल दो, बाय सेलिंग 2 items, by selling 2 items for Rs 180 each, शॉपकीपर जो गेन करता है 20% करता है ऑन वन, एंड लॉसेस जो उसका होता है 20% ऑन अदर, देन देयर विल बी क्या, ये यहाँ पे लॉस तो मैंने ऐसे आंसर में लिखा है कि उसने बोला कि ऑप्शन होंगे लॉस 15%, प्रॉफिट 15%, लॉस 30% या प्रॉफिट 30%, ऐसे ऑप्शन होंगे। अब वहाँ पे हम देखेंगे बाय सेलिंग 2 items फॉर ईच 180, ठीक है, क्या है, बाय सेलिंग 2 items फॉर 180 ईच, यानी कि 180 में हमने बेच दिया उसे, ठीक है। शॉपकीपर गेन 20% ऑन वन आइटम एंड लॉसेस 20% ऑन अदर आइटम। इससे हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन हम क्यों अभी शॉर्ट नोट्स हम रिवाइज कर रहे हैं तो क्यों हम इक्वेशन पे जाए, हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है जनरल, लॉस इज इक्वल टू 3, अगर मैं लॉस देखना चाहता हूँ उसमें कि ये लॉस है या नहीं है, लॉस आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो अगर आप इक्वेशन बनाते हो तो लॉस पता चल जाएगा, उसे रीचेक कर लेना इस इक्वेशन से। मैं ये नहीं बोलता इसे याद करो, लेकिन देख लो 3p² s, ठीक है, अपॉन में 100² माइनस p², s जो है सेलिंग प्राइस है 180, क्योंकि सेम ही सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, ठीक है। इसको याद मत करो, इक्वेशन से बना लेना, ये ज़्यादा आसान रहेगा उससे, ठीक है बॉस। क्यूब पे चलते हैं, देखिए क्यूब के क्वेश्चन आते हैं। क्यूब में क्या है,
कितने फेस है, 6 फेस है, एजेस कितनी है, 12 है, कॉर्नर कितने हैं, 8 है। अब मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है वो n क्यूब है, ठीक है, ओके। और टोटल नंबर ऑफ इनर क्यूब कितने हैं, जो इनर क्यूब है यानी कि वो अगर पेंट के हिसाब से देखो, पेंटेड क्वेश्चन आते हैं तो अनपेंटेड, इनर क्यूब है तो अनपेंटेड, तो n-2 का क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब तो हो गए n क्यूब, नंबर ऑफ इनर क्यूब हो गए n-2 का क्यूब। अच्छा, क्यूब विद वन फेस ओपन, अच्छा कोई क्यूब जो है जिसका वन फेस ओपन है, तो मतलब जैसे ये मान लेता हूँ, तो वन फेस ओपन, ठीक है। ये और भी क्यूब होंगे इनमें, जो क्यूब का पूरा एक सेगमेंट बना होता है, ठीक है, तो इसमें वन फेस ओपन है तो क्या होगा, तो उसका भी याद रख लीजिए कि 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब होगा। क्यूब विद टू फेस ओपन, ठीक है जी, टू फेस ओपन वाला जो क्यूब है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये पूरा क्यूब का स्ट्रक्चर बना होगा ये, कि मतलब क्यूब 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 बहुत सारे क्यूब होंगे और वो एक तरह से एक बड़ा सा क्यूब बना रहे होंगे, ये वैसा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें पेंटेड अनपेंटेड निकालना है हमें सीधे, तो हम अनपेंटेड निकालने के लिए n-2 का क्यूब याद रखना ही पड़ेगा ये चीज़, ठीक है, नहीं तो आप निकालते रह जाओगे। अगर बहुत बड़ा क्यूब आ गया तो उसमें तो आप निकालते ही रह जाओगे, उसमें टाइम निकल जाएगा आपका, पेपर खत्म हो जाएगा तब तक वो क्यूब नहीं निकलेंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए n-2 का क्यूब, क्यूब विद वन फेस ओपन, अच्छा यानी कि सेंटर क्यूब है इसे बोलते हैं, तो 6n-2 का स्क्वायर। देखिए इसको मैंने कैसे याद कराऊंगा, n क्यूब, ठीक है, टोटल नंबर, इनर क्यूब n-2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो, 3 इधर कर दिया, 3 आ गया बाहर, तो n-2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब इंटू 2 कर दो, तो 6n-2 का स्क्वायर, जिसे याद हो गया। अब ये इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो गया 12n-2, यानी कि डिफरेंशिएशन और ये वाले में बस 2 का और मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 2 का माइनस होता है, यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूब विद 3 फेसेस ओपन, 3 फेसेस ओपन वाले हमेशा 8 रहेंगे, ठीक है, 3 फेसेस ओपन वाला, ठीक है। अब देखिए 3x3x3 क्यूब, ठीक है, 3x3x3 क्यूब है, ठीक है। तो इसमें इसने 8 पेंटेड 3 साइड, यानी कि देखिए 3 फेस ओपन वाला कितना है 8, तो ये तो 8 ही होगा, ठीक, कोई बात नहीं। इसने बोला 2 साइडेड पेंटेड, मतलब 2 साइड से पेंट है वो कितने हैं, तो 2 साइड यानी कि 2 साइड 2 साइड 2 साइड, यानी कि अब देखिए n जोड़ो 3 2 हो गया 1, तो 12, ये पूरा आ गया 12, तो 12 जो है पेंट है 2 साइड से। अब देखिए तीसरी चीज, वन साइड से क्या मतलब है, वन फेस ओपन, तो यहाँ पे 3 डालोगे, 3 - 1 है तो 6 पेंट जो है वन साइड से, ये मैंने एग्जांपल डाल दिया इसका। अब पूछते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या मतलब है। अब देखिए जो भी हमने निकाला 3 साइड का उससे 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी ये निकाला 2 साइड से उसे 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी मैंने 1 साइड का निकाला उसे 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 24 48 और प्लस 6 तो 54, ये सरफेस एरिया है इसका। टोटल नंबर ऑफ क्यूब तो पता है 3 का 3 हो जाएगा, तो 27 क्यूब होंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब फिर डाइस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टैंडर्डाइज देखिए पहले, उसमें ये होता है 1 5 3, इसमें जो सम होता है ना किसी भी दो का या किसी भी दो का यहाँ का, उनमें कभी भी 7 नहीं होता, 4 2 नहीं, 7 नहीं है, 4 1 भी 7 नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज। जनरलाइज इसमें किसी दो का सम जो है वो 7 जरूर होगा, तो 2 और 5 7, तो ये मतलब ये वाला स्टैंडर्डाइज है दोनों के दोनों, ठीक है। जनरलाइज देखते हैं, जनरलाइज में बताया आपको, एक स्टैंडर्डाइज है एक जनरलाइज है। व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, अच्छा दो डाइस है और उसमें बोल दिया है कि वन नंबर एक कॉमन भी है, जनरल डाइस भी जनरलाइज है वो, ठीक है। अगर जनरल डाइस यहाँ पे तो एक ऑप्शन मेरे पे नॉट जनरल भी है, लेकिन जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में अगर कोई एक भी कॉमन है, ठीक है, जैसे ये स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है, और 6 7 जनरल है, ठीक है। अब इसमें 1 1 कॉमन है, तो अपोजिट वाले क्या होंगे, तो देखिए 1 से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दीजिए आप, तो 1 हो गया, 1 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, और
2 और 3 लिख दीजिए, 2 और 3। अब यहाँ से लिख दिया 1 6 और 5, 1 6 5। तो ये जो ये वाले हैं ना, ये 2 और 6 ये अपोजिट होंगे, 3 और 5 अपोजिट होंगे, जो बचा है वो 1 के तो अपोजिट हो गई। ठीक है, तो ये चीज समझ गया। 2 नॉन कॉमन, नो कॉमन, 2 नंबर कॉमन, सॉरी। ठीक है, तो ये थी पहले जनरल डाइस है, ये तो जनरल डाइस है, ये नहीं है, ये जनरल डाइस नहीं, स्टैंडर्ड है। तो देखिए, और इसमें क्या है, 1 और 5 कॉमन है, तो 1 5 को ऐसे लिखो, 1 5 यहाँ से मैं मान के चलता हूँ, 5 से चलता हूँ, तो 5 5 4 1 5 4 1। ठीक है, ठीक है बॉस। लेकिन एक चीज देखिए, कॉमन है तो अपोजिट वाले ये दोनों अगर कॉमन है ही तो क्या प्रॉब्लम है हमें, तो इसे हम जो 2 और 4 है ना, ये दोनों अपोजिट होंगे, अनकॉमन नंबर जो है वो अपोजिट होंगे। ये सिंपल सी एक चीज है इसमें। ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं उसमें वो लगेगी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो हम क्लियरिफाई नहीं कर सकते ये अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें हमें एक ही पेयर मिलेगा जो अपोजिट होगा, जो कि 2 और 5 है, जैसे नहीं 2 और 4 है। ठीक है, अब जैसे 3 स्टैंडर्डाइज दे दिए, सारे स्टैंडर्डाइज अगर देखना पड़ेगा, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड, चारों के चारों स्टैंडर्डाइज। इसने बोला फाइंड अपोजिट टू 4। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, एनी 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो। ठीक है, ये मैं ये 2 ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, तो इसने बोला कोई 2 ले लो। फिर देखिए इसने क्या किया, 4 + 3 7। अच्छा जी, 4 + 3 = 7 होता है, बिल्कुल सही बात है। 6 + 1 7 होता है, 2 + 5 7 होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या मतलब मैं समझूं, एनी 2 में से अगर मेरे को 7, इसमें जनरली हमें 7 बनाना पड़ता है, जनरल डाइस के उसकी तरह बनाना पड़ता है। तो जैसे 4 है, उसमें मैं 3 जोड़ूंगा तो 7 बन गया, 6 में क्या जोड़ूंगा 1 तो वो 7 बन गया। यानी कि 4 और 3 से मुझे पता चलेगा कि 4 और 3 से पता चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे किससे पता चलेगा, देखिए 6 और 1, 6 और 1 से पता चल गया, 5 और 2 से पता चल गया, 5 और 2 से पता चल गया। ठीक है, तो ये मुझे वही अपोजिट है, मतलब जो 5 और 2 है वो 7, यानी एक डाइस में देखते ही आप 6 और 1 अपोजिट होते हैं, तो यानी कि अपोजिट जिनका सम जो है वो 7 हो, और कोई ना कोई 2 के में सेम होंगे ही। जैसे इसमें क्या था, 2 सेम था, 2 और 6 सेम था। ठीक है, 2 और 6 सेम था, लेकिन 4 और 3 ये 7 भी बना रहा है, सेम भी नहीं है, तो ये क्या है, ये अपोजिट होंगे। ठीक है, जनरल एंड स्टैंडर्डाइज, फिर से वैसे ये क्वेश्चन, अब यहाँ तो सारे स्टैंडर्ड थे, यहाँ जनरल भी है स्टैंडर्ड भी है, नॉट जनरल है स्टैंडर्ड है, यहाँ जनरल है। ठीक है, अब यहाँ तो कॉमन वाली चीज होती है, कॉमन से सर्कुल मतलब क्लॉकवाइज चलो, कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, 2 5 4। ठीक है, 2 5 4 नीचे वाला है, और 2 6 3, तो यानी कि 6 5 कॉमन मतलब अपोजिट होंगे, 3 और 4 अपोजिट होंगे, और स्टैंडर्ड है सारे, तो क्या होगा उनका जिसका भी सम जो है वो 7 होगा, वो अपोजिट होगा। बर्थडे केक, बर्थडे केक के हिसाब से चलते हैं। बर्थडे केक टोटल कट जो होते हैं उसमें कितने होते हैं, जैसे हम आपसे पूछेंगे कि एक केक है जिसमें 3 कट बनाने हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम कितने कट हो जाएंगे उससे। अच्छा, यानी कि उसके कितने पीस हो जाएंगे, तो हमें बस 3 बार कट करना है। तो उसका जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि अगर 5 दे दिए तो आप तो उसे निकालने में रह जाओगे, तो इसे याद ही कर लो, 1 + n × n + 1/2। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसे याद करो, n × n+1/2, ये क्या है, एक तरह से यही तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन, अगर कोई हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन पूछा है तो क्या होगा, वो उसे हमने मैक्सिमम कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं उसमें, तो उसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ n-1, यानी कि n-1 जितने भी इंटरसेक्शन लाइन है। ठीक है, अब चलते हैं हम एलिगेशन रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एलिगेशन जैसे अब चलते हैं यहाँ से, टाइप एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज इक्वल टू RS 50। ठीक है, 30 स्टूडेंट का एवरेज मनी है 50। ठीक है, वन न्यू ज्वाइन, एक न्यू ज्वाइन करता है तो न्यू एवरेज जो बनता है 51 बन जाता है। ठीक है, अमाउंट विच ब्रिंग बाय न्यू स्टूडेंट, अमाउंट विच ब्रिंग बाय न्यू स्टूडेंट, 1 सेकेंड, 1 मिनट। तो
तो हम कहाँ थे, एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट इज इक्वल टू RS 50। वन न्यू एक बंदा जुड़ता है तो न्यू एवरेज जो बन जाता है वो 51 बन जाता है, ठीक है। तो अमाउंट विच ब्रिंग बाय न्यू स्टूडेंट, उस बंदे के पास कितने पैसे थे जिसकी वजह से जो एवरेज है वो अब चेंज हो जाता है 51 पे। तो यहाँ पे एलिगेशन रूल लगाओगे तभी वो सिंपल पड़ेगा, नहीं तो आप उसमें इक्वेशन बनाते रहना। एलिगेशन रूल क्या है, देखिए 4 डब्बे 5 डब्बे बन गए, डब्बे है एलिगेशन रूल में, कुछ नहीं है उनमें, सिर्फ एक 5 सर्कल मान लो, ठीक है 5 सर्कल है। ओके, इससे मेरे को बस ये याद रहेगा कि उसका ग्राफ ऐसे बनता था, मतलब उसका डायग्राम ऐसे बनता था, ठीक है। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि इसमें 5 सर्कल है, ये एलिगेशन रूल है। अब बताता हूँ क्या है कि 50 भाई 30 स्टूडेंट का जो है वो 50 है, ठीक है, और 1 स्टूडेंट का मुझे नहीं पता, वो x मान के चलता हूँ मैं, ठीक है। तो 50 और x और ये 51, ठीक है। तो x माइनस 51 मतलब हाँ जो भी है, कौन आया यार, हाँ हम कहते 30 स्टूडेंट का 50 है और 1 स्टूडेंट का x है, और ये जो न्यू एवरेज जो बनता है 51 बन जाता है। तो इसे मैं 51 माइनस, यहाँ पे क्या होता है, ये वाले जो एवरेज है माइनस होगी, 51 माइनस 50, तो ये हुआ 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये वाले से माइनस होगा x माइनस 51, तो x माइनस 51 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये दो इक्वेशन, मतलब दो, अब एक तरह से मेरे पे ये आ गया, ये हर चीज में कॉमन रहेगा हमेशा, जब भी आप एलिगेशन रूल बनाओगे तो ये जो सर्कल में से ये वाले में से ये माइनस होएगा और ऊपर वाले से ये वाला माइनस होगा इस तरफ के लिए, और ये दोनों रेशो में है एक तरह से। अब देखते हैं 30 जो पार्ट है, ठीक है, 30 पार्ट है ना इसके, 30 स्टूडेंट है, तो 30 पार्ट जो है वो x माइनस 51 के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। अच्छा 1 पार्ट है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 पार्ट तो इस टू 1 होगा, तो 1 तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो 81 माइनस 51 इज टू 1, तो क्या है 30 इज टू 1, ठीक है, आ गया ये। अब देखिए इफ एवरेज मनी ऑफ 40 स्टूडेंट इज इक्वल टू, सब सेकंड केस है, 40 स्टूडेंट इज RS 30, 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पार्ट 1 था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब यहाँ पे जो है ये है 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, तो न्यू एवरेज जो बनता है 30.5 बनता है, ठीक है। अमाउंट विच ब्रिंग बाय 2 न्यू स्टूडेंट, तो भाई पहले लगा दो 30 होते हुए हो गया कितना 0.5, और ये हो गया x माइनस 30.5। अब देखिए यहाँ तो 40 पार्ट है, तो क्या करोगे यहाँ पे 40 पार्ट है, इसका मतलब है पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इसके बीच में, अभी 2 पार्ट है, जैसे पहले ये देखते हैं 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मतलब 0.5 जो आया है, 2 पार्ट इज इक्वल टू 0.5, तो 1 पार्ट हम निकाल देंगे ऐसे, तो लेकिन 2 पार्ट चाहिए हमें, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। 40 पार्ट देखते हैं, तो x माइनस 30.5 इज इक्वल टू 10, क्यों भाई 10 क्यों ले रहे हो, मुझे नहीं समझ आया क्यों 10 ले रहे हो। देखिए 2 पार्ट को हम ले बोलते हैं 0.5, तो 40 पार्ट को हम क्या बोलेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई करो ना, 0.5 से मल्टीप्लाई करो 20 का, क्यों क्योंकि 40 बाई 2 करोगे तो 20 आता है ना, तो एक तरह से 20 है अभी, अब ये 20 है, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 पार्ट है, और 20 पार्ट जो है 20 पार्ट इसके हिसाब से, और वो 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, तो इसका जो ओवरऑल है वो इक्वल टू 10 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40.5। अच्छा 40.5 आ गई, तो इससे थोड़ी ना मुझे कुछ पता चला कि इस x की वैल्यू तो आई है 40.5, लेकिन 2 मेंबर्स जुड़े हैं, तो 2 मेंबर्स जुड़े हैं तो वो दोनों कितने सम कर रहे हैं, तो 40.5 प्लस 40.5 इज इक्वल टू 81। अब देखिए यहाँ था 1 पार्ट, दोबारा समझा देता हूँ आपको, यहाँ था 1 पार्ट, तो इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 30 पार्ट कितना होगा, तो 30 पार्ट इंटू 1, क्योंकि ये भी है इक्वल टू 1 इंटू 1, तो 30 इज इक्वल टू 30 इसलिए क्या था, यहाँ 0.5 है उन दोनों का जो वो है, तो जैसे 0.5 है और लेकिन 40 पार्ट है, तो 40 पार्ट को पहले मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि 2 पार्ट में इसे वो करो, तो ये 20 पार्ट हुआ, तो अब ये एक पार्ट की तरह काम करेगा, तो इसका 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। अब एलओए वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो करते हैं, ठीक है। 2 एलओए A और B contain gold copper in the ratio of 2:3,
एंड 3:7, ठीक है। 2 एलॉय जो है वो ए भी कंटेन करते हैं गोल्ड कॉपर इन रेशियो 2:3 और 3:7 बाय मास। अच्छा यहाँ लिखा है कि बाय मास इक्वल मासेस ऑफ एलॉय ए बी आर मेल्टेड टू मेक एन एलॉय सी। अच्छा जी, एक सी एलॉय बनाते हैं, तो उसने बोला रेशियो ऑफ गोल्ड टू कॉपर, रेशियो ऑफ गोल्ड टू कॉपर इन एलॉय सी। तो इसमें देखिए इन केसेस में क्या है कि दो मिक्सचर को मिला के, मतलब दो चीजों को मिला के एक नया चीज बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम ना उसका रेशियो निकालेंगे, क्या बोलते हैं हमारा, इसका गोल्ड का और कॉपर का अलग अलग, ठीक है। 2:5, 2:5 क्यों आया, देखिए 2 और 3, तो गोल्ड की क्या वो होगी 2:5, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड की क्या होगी 3:10, यहाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये गोल्ड और ये आ गया इसका, जो भी मैं निकालना चाहूंगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल मासेस है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये इक्वल मासेस है इसलिए मैंने यहाँ इक्वल लगा रखा है, इन केसेस में इक्वल नहीं है। अब देखिए 3:5, 3:5 क्यों है, क्योंकि ये कॉपर है, सॉरी हाँ कॉपर है, और 7:10 है, तो ये है। तो इससे मैं G-2/5 कर दूंगा, ठीक है। G-2/5 और 3/10 माइनस जी कर दूंगा और वही इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैं करके ये मुझे जब इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 7:3 का एक रेशो बनेगा, कि 7:3 का रेशो बनेगा, ठीक है। इसे एक आगे एक तरह से इसे सॉल्व भी कर रखा है मैंने, यहाँ देखिए 2 सॉल्यूशन रेशियो मिल्क और वाटर, फर्स्ट जो है 4:1 है, सेकंड जो है 1:2 है, ठीक है। बट रेशियो है पर्सन मिक्सेस बोथ, सो नाउ द रेशियो बिकम, नाउ द रेशियो मिल्क इज टू वाटर जो है 2:1 बन रहा है। अच्छा जी, यानी कि 2:1 बन रहा है, यानी कि मुझे बीच वाले का पता चल गया, ठीक है। तो मैंने ये देखी 4:5 तो ये निकाल दिया, मिल्क मिल्क का निकाल दूंगा मैं, ठीक है। और 1:3 होगा, ये कितना है 1:5 होगा, क्यों ये देखिए 1:5, ये कितना होगा 2:3 होगा। अब इसका भी पता है मुझे बीच वाले का, तो 2/3 और ये 1/3। तो इससे फिर से मैंने वही बताया आपको, एलिगेशन रूल लगाओ, इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, तो एक जो वो रेशियो बनेगा वो 5:2 बनेगा, और इसका भी जो रेशियो बनेगा वो 5:2 बनेगा। ओके अब कैलेंडर प्रॉब्लम, कैलेंडर प्रॉब्लम भी बहुत फेमस प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें याद करने वाली चीज है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो मैं याद करवाता हूँ आपको कोड से। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो याद हो गया, ठीक है। 1600 से लेके 1699 यानी कि 1600 to 1699 का जो हमें कोड बोलते हैं उसे 6 बोलते हैं, 1700 से 1799 को हम कोड बोलते हैं 4। अब मैं अभी यहाँ चलता हूँ, 1900 से 99 को कोड बोलते हैं 0, 2000 से 2099 का कोड है जो 6 है, तो यानी कि 64206, ओके 64206, ठीक है, ये याद हो गया। अब ये है असली चीज, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड है। अब इन कोडों को क्या कोई नंबर समझ के याद कीजिए या क्या याद कीजिए वो मुझे नहीं पता, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च वाला तो 0336 ठीक है, 0336, ठीक है, यानी कि 0 + 3 = 6 होगा। चलो ये वाला भी याद हो गया, चलो ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ 146, अच्छा 146 में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं यार रिलेशन तो नहीं दिख रहा, कोई नहीं। 146 कुछ सोचते हैं, 1462 5035, ये तो याद थोड़ा सा हो जाएगा ना, 5465 146 यानी कि 1 बढ़ रहा है 462, ठीक है। तो इसे याद कीजिए, तो मैंने अभी तो याद करा दिया, 0 + 3 + 3 = 6 यानी कि 0336, यानी कि मई तक तो कोई, अप्रैल तक तो कोई टेंशन है ही नहीं, मई जून से प्रॉब्लम आती थोड़ी सी, मई 1462 ठीक है। आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5035 लास्ट के 4 और शुरू के 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बीच के जो 4 है इनमें आपको याद करना है, ये कैसे भी याद कीजिए, 1462 चारों के चारों अलग है, 146 यानी कि एक बार मान लीजिए 4 और 6, 2 और 1, 1 और 2, 4 और 6, ठीक है। ऐसे भी कुछ देखना चाहिए देख लीजिए, तो इसे याद कर लो, ठीक है।
अब जैसे मैं इनको टेक्निक बताता हूँ, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 26 जनवरी 1947 को कौन सा डे था? संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था। सबसे पहले जो लास्ट की दो टर्म है उन्हें पकड़ो, यहाँ लिख दिया मैंने अलग से 47, ठीक है। अब इसे पहले 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 से डिवाइड करना ही है, रूल है। 4 से डिवाइड किया तो 11 पे जाके डिवाइड हो रहा है, तो 11 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, 11 ऐड हो गया। अब इसका 26 यानी कि ये वाला 26 को ऐड करो, ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अब जो है मंथ का जो कोड है, मंथ है हमारा जनवरी, तो मंथ जनवरी है तो कोड क्या होगा? 00, याद ही था, 0 ऐड कर दो। ईयर, ईयर जो है 90s में है तो उसका भी कोड क्या है? 0। तो ये सारा जो मिला के आ गया 84। अच्छा 84 आ गया। अब उसे 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है संडे। ओके, अच्छा ये चीज देख लीजिए, एक ईयर में 52 वीक होते हैं और 1 ऑड डे होता है, लेकिन एक लीप ईयर में 52 डेज, 52 वीक तो होते हैं लेकिन 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम और चीजों में देख सकते हैं कि इसमें ये भी जनरल है, ध्यान रखो, 400, 800 और 1200 ईयर में 0 ऑड डे होते हैं, ये कवर कर लेता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। ओके, एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट आज ही आ जाएगा शायद। एप्टीट्यूड अभी तो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट भी है इसमें, मैं वो भी आपको बता देता हूँ।